तो फ्रेंड्स, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। रामू इज़ अ बॉय विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। कि जो रामू एक लड़का है उसकी हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कि उसे सुनने में दिक्कत है। तो जो रामू है और जो सोमू है वो एक नॉर्मल चाइल्ड है। तो दोनों के दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। तो आप ऐसे स्कूल को क्या कहोगे कि जिसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा भी जा रहा है और नॉर्मल चाइल्ड भी जा रहा है? तो वो होता है हमारा इंक्लूसिव स्कूल। तो इंक्लूसिव स्कूल वो स्कूल होते हैं जिसके अंदर हर टाइप के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। नॉर्मल चाइल्ड हो, स्पेशल चाइल्ड हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। और जबकि स्पेशल स्कूल क्या होता है? स्पेशल स्कूल होता है जिसके अंदर जो हमारे स्पेशल चाइल्ड है, जो हमारे एमआर बच्चे होते हैं, वो अलग से जिन्हें पढ़ाया जाता है वो स्पेशल स्कूल होता है। और सेपरेट स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो लेजिटिमेट वर्ड्स हैं वो स्पेशल स्कूल यूज़ हैं। सेपरेट स्कूल आप कह सकते हो कोई अलग स्कूल। और वोकेशनल स्कूल्स होते हैं जिसके अंदर वोकेशनल स्टडीज़ कराई जाए, तो वो वोकेशनल स्कूल्स होते हैं। अब आ जाता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांस ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो लेकिन जो कंडीशन है वो कंट्रोल्ड है, कि जो एटमॉस्फेयर आपने बना रखा है वो ऑब्जर्वेशन के लिए कंट्रोल्ड है। तो वो क्या होगा? वो होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू क्यों होगा? कि आप में से बहुत सारे बच्चे, जैसे आप टीचर हो, कोई केवीएस में टीचर होगा, कोई फर्दर और भी बहुत इंटरव्यू आपने दिए होंगे। तो उसमें अंदर जो ऑब्जर्वर होता है वो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं या कोई भी जो तो वो इंटरव्यू में होता है एटमॉस्फेयर। जबकि जो सर्वे होता है उसमें ऐसा कोई जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारा कंट्रोल्ड नहीं होता। ना एक्सपेरिमेंटेशन में कंट्रोल्ड चीज़ें रखी जाती है, और एथनोग्राफी में भी ऐसा नहीं होता। तो अब आ जाता है हमारा कि ADHD क्या होता है। ADHD की एक बार मैं आपको एथनोग्राफी का आपको मीनिंग बता। तो जो हमारा एथनोग्राफी होता है कि जब हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं अलग अलग कल्चर के बारे में, अलग कास्ट के बारे में, रेसिस के बारे में, तो वो एथनोग्राफी होता है। तो वो भी कंट्रोल्ड वे में आप नहीं कर सकते। तो जो कंट्रोल्ड वे में होगा वो सिर्फ इंटरव्यू ही होगा। अब आ जाता है ADHD हमारा क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। या आपको फुल फॉर्म याद ही करनी पड़ेगी। तो ADHD बच्चे कौन से होते हैं? वो होते हैं, तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। आपने अपनी क्लास में देखा होगा, कोई भी आप क्वेश्चन पूरा नहीं करते उससे पहले खड़े होकर बोलने लगता है, अपने हैंड रेस करने लगते हैं, आपकी बात को सुने बिगर आंसर करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको बोलना होता है स्टॉप, रुको, पहले लिसन करो और उसके बाद जवाब दो। जब ये हैबिट उनकी बार बार फॉर्म होगी तो ये बच्चे में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब आ जाता है एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है? एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है जो थ्योरी ऑफ नॉलेज। कि नॉलेज की जो थ्योरी है वो हमारी एपिस्टोमोलॉजी की ब्रांच जो है वो कहलाती है। यूटिलिटी ऑफ नॉलेज अकरेंस नहीं, ये जो आपको ये तो कुछ वर्ड्स लर्न ही करने पड़ेंगे। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोमोट द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट। कि जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जो है करना है, उसका प्रोमोट करना है, तो उससे आप क्या समझते हो? इंट्रैक्शन, स्टिमुलेशन एंड प्ले। कि आपको बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कराने के लिए क्या सिर्फ आप उससे बातें करते रहो, आप उनके साथ खेलते रहो? स्टिमुलेट मतलब रोल प्ले कराते रहो, क्या ऐसे होगा बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट? नहीं। मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर बच्चा अपने दिमाग में अपने रिकॉल करे, अपनी मेमोरी का यूज़ करे, सेंसेस का यूज़ करे, अपने माइंड का इमेजेस का फॉर्मेशन करे, कॉन्सेप्ट बनाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी मेंटल में होती हैं। तो फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है। अब दूसरा आ जाता है हमारे इंट्रैक्शन विद इन द कम्युनिटी एट हेल्थ क्लिनिक्स एट स्कूल। कि आप हेल्थ क्लिनिक्स पे जा रहे हो, कम्युनिटी में बात कर रहे हो, तो इससे उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं बल्कि इससे उसका अफेक्टिव डोमेन बढ़ेगा। क्योंकि कम्युनिटी में जाएगा, हेल्थ क्लिनिक्स पे बच्चे जाएंगे तो उनका अफेक्टिव डोमेन बढ़ेगा कि हमारे कम्युनिटी को क्या नीड है, लोगों की भावनाओं को समझने में सीखेगा वो। और जो थर्ड आ जाता है हमारा प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी सोशलाइजेशन। कि इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना,
ठीक है, सोशलाइजेशन के बारे में बताना कि बच्चा सोशलाइज भी कर पा रहा है, नर्चर भी कर रहा है, जो समाज की नीड है, जो अपनी नीड्स हैं उनका नर्चर कर रहा है, पोषण हो रहा है उसका, और अफेक्शन दे रहा है बच्चे को। तो हाँ, इस केस में हम कहेंगे कि बच्चा क्या है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो इतना मेंटली तैयार है कि वो किसी को इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। मान लो कि किसी की डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कि आप कैसे आगे बढ़कर अपनी फैमिली को संभालते हो, तो ये आपके अफेक्टिव डोमेन तो है, लेकिन साथ में आपका मेंटल डोमेन भी है कि आप कैसे सोशलाइज हो रहे हो, कैसे नर्चर कर रहे हो, है अपनी देखभाल कर रहे हो, फैमिली की अफेक्शन दे रहे हो। तो ये सारा इसके अंदर आपको मेनली देखने को मिलेगा। अब ऐसे तो कीपिंग द चाइल्ड सेफ, इन सब ऑप्शंस में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो थर्ड ही है। अब है फोर्थ ऑप्शन में, क्योंकि ये बच्चे को सेफ रखना, फ्री फ्रॉम हार्म से बचा के रखना, शेल्टर प्रोवाइड करना, नहीं, ये मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि इसमें तो आप बच्चे को ऐसा बना रहे हो कि वो आगे कुछ कर ही नहीं पाए। फिर है व्हाट डज एडुकेटम मीन, एडुकेटम का मतलब क्या होता है? एडुकेटम का मतलब होता है ग्रो, कि आगे बढ़ना, ठीक है, कि बढ़ना, प्रगति करना, वही होता है हमारा एडुकेटम का मतलब होता है। डेवलपमेंट, रेज, लर्न नहीं। अब आ जाता है व्हाट डू यू रेफर टू द सोशल डिफरेंस इन बिटवीन मैन एंड वीमेन, कि सोशल डिफरेंस क्या होता है, किससे किससे पता चलेगा कि मैन और वीमेन में डिफरेंस है? कॉस्मोलॉजिकल नहीं, कॉस्मोलॉजिकल तो हमारे ब्रह्मांड और इन सब के बारे में देखते हैं। कल्चरल डिफरेंस से भी आपको नहीं पता चलेगा कि कल्चर, अलग अलग कल्चर से क्या पता चलेगा सोसाइटी में डिफरेंस है। मैन और वीमेन के बारे में पता चलेगा जेंडर डिफरेंस है, कि जेंडर में कितना डिफरेंस है, कितने मैन है, कितनी वीमेन है, रेशो क्या है हमारा, से कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, ये सब चीज़ें हमारे जेंडर डिफरेंस से पता चलेगी। अब आ जाता है हमारा व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सोशलाइजेशन इन प्लेवे लेवल, कि प्लेवे लेवल का स्कूल है, तो प्लेवे लेवल के स्कूल में आप कैसे सोशलाइजेशन का मेथड यूज़ होगा, किससे होगा बच्चे का सोशलाइजेशन? तो इसमें सबसे पहले होता है हमारा कि जो टीचर है वो प्रोवाइड कर रहा है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है टू इम्प्रूव सोशलाइजेशन, की सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए डिस्कशन करा रहा है, एक्टिविटीज़ करा रहा है, ठीक है, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है पीयर ग्रुप में, कि बैठो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करो, डिस्कशन करो, ठीक है। अब प्ले वे लेवल का स्कूल है। अब क्या प्ले वे लेवल के बच्चे डिस्कशन करने के लायक होते हैं? प्ले वे लेवल के बच्चे क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, ईसीसी वाले बच्चे होते हैं वो, ठीक है। तो अब इतने बच्चे, 3-4 साल के बच्चे क्या डिस्कशन करने के लायक होते हैं? नहीं। तो अब है प्ले वे का मतलब ही वो होता है, प्ले वे लेवल के स्कूल का या कोई भी किसी भी लेवल पे आप प्ले करा रहे हो, कि आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, आप खेलने के साथ आपके अंदर वी स्पिरिट है, आपके अंदर ग्रुप स्पिरिट आ रही है, आप में लर्निंग कर रही है, सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जो गेम्स के माध्यम से। तो वो सारा क्या रहा है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, मेथड नहीं है लर्निंग का, लेकिन आपकी लर्निंग प्लेइंग से हो रही है। तो अब ये सेकंड वाला सही है। अब आपको पता चला अब ये फर्स्ट वाला क्यों गलत है। अब थर्ड वाला देख लेते कि चाइल्ड जो है चिल्ड्रन को अच्छी आदतें सिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबल बनना सिखा रहा है, कि सोसाइटी में कैसे मिंगल होते हैं। भाई वो इसमें ये टीचर को ज्ञान नहीं देना, टीचर को ज्ञान नहीं देना, प्ले करेगा बच्चा तो वो अपने आप ज्ञान लेगा बच्चों के साथ रह के, तो थर्ड भी नहीं होगा। अब अच्छा चिल्ड्रन स्किल्स को सीखते हैं कि दे कैन यूज़ इन फ्यूचर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। स्किल्स तो उन्हें आती है, लेकिन जो मेन मोटिव है उसका वो ये होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और प्ले कर रहे हैं और फिर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सबसे सटीक आंसर इसका सेकंड है। अब इक्विटेबल रेशो से क्या मतलब होता है मैन और वीमेन की? इक्विटेबल का मतलब होगा कि जहाँ पे मैन और वीमेन जो हैं वो उनकी रेशो सेम है, इक्वल है। अगर 50 मैन है तो 50 ही वीमेन है। अगर हम 1000 पे निकाले 1000 लड़कों में कितनी लड़की है, तो सबसे बेस्ट होगा कि 1000 लड़के हों तो 1000 ही लड़कियाँ हों, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। तो इक्विटेबल रेशो होगा जिसके अंदर जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में जो बताएगा, ठीक है। अब डाइवर्सिटी इन कल्चर के बारे में भी नहीं होगा, क्योंकि मैन और वीमेन की बात हुई है, एजुकेशन भी नहीं, ये जेंडर का मतलब बोलते ही मेल और फीमेल आएगा।
अब आ जाता है एक स्टूडेंट है वो वॉक नहीं कर पा रहा, अनेबल टू टॉक प्रोबरली, ना चल पा रहा है ना वो बात कर पा रहा है, तो उसको कौन सी कैटेगरी में आप डालोगे? तो वो है उसकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगी। क्योंकि लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है? जिसके अंदर जो बच्चा है, अगर ना तो वो चल पाते हैं अच्छे से, ना वो बात कर पाते हैं। अगर खाली हम फिज़िकल डिसेबिलिटी देखें तो फिज़िकल डिसेबिलिटी में तो ये होता कि खाली अगर चल नहीं पाता तो हम कहते हैं फिज़िकल डिसेबिलिटी है, लेकिन अगर वो बात ही नहीं कर पा रहा अच्छे से तो वो फिज़िकल में क्या कहते हैं, वो लोकोमोटर में आएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी तो होगी नहीं। लर्निंग डिसेबिलिटी तो ये होती है कि वो लर्निंग नहीं कर पा रहा, वो राइटिंग नहीं कर पा रहा, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया, ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती। और मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी नहीं है ये सारी। तो ये क्या है? हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। अब है आईपीसी का एक्सपेंशन क्या होता है? आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड होती है। पैनल भी बोलते हैं इसको, पीनल कोड बोलते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसकी पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड। अब व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एजुकेशन? ये कौन सी जो है हम एजुकेशन में ज़्यादातर क्या नहीं यूज़ करते? सीडी का तो हम यूज़ ही करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्टर्स और या हम मान लो उस क्या कहते हैं कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, कुछ आप कंप्यूटर में लगा रहे हो तो आप सीडी लगाते हो। ग्रीन बोर्ड्स का तो हम यूज़ ही करते हैं क्लासरूम्स में। अब है ऑडियो टेप्स का भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ई बोर्ड जो है कॉमनली हम एजुकेशन में यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये गवर्नमेंट स्कूल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ई बोर्ड्स का बहुत रेयरली ही आपको कहीं मिलेगा इंडिया में, ठीक है। तो ई बोर्ड्स की फैसिलिटी आपको प्राइवेट स्कूल्स में मिल जाएंगी, ई बोर्ड्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आपको नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, और प्राइवेट में भी बहुत एक्सपेंसिव स्कूलों में मिलेगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जनरली हम ई बोर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। जो अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू करिकुलम? से क्या चीज़ नहीं रिलेटेड होती है? तो सबसे पहले होता है इट इज़ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट का जो करिकुलम तो है ही भाई, जिसके लिए स्टूडेंट के लिए ही तो करिकुलम बनाया जा रहा है, टीचर अपने पढ़ने के लिए थोड़ी ना बना रही है। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम होता है जिसके माध्यम से बच्चे के स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों चीज़ों का डेवलपमेंट हो, बच्चे का होल डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। तो उसके अंदर जो भी सिलेबस तैयार किया जाता है, जो एक्टिविटीज़ तैयार करी जाती है, टीचिंग मेथड्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इस करिकुलम में आती है। अब क्या नहीं आता? स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस कराना लर्निंग का, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, तो ये तो आता है। अब है इट रेफर्स टू टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्या करिकुलम हम टीचर के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं? नहीं, करिकुलम हमेशा हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं कि हमारी सोसाइटी की क्या नीड है, बच्चे की क्या नीड है, तो हम उसको देखते हैं। इट रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी। हाँ, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट तो होता है, क्योंकि ये हमें एक तरह से हमारा मिरर की तरह काम करता है, एक तरह से एक गाइड की तरह भी करिकुलम काम करता है टीचर के लिए। उसको बताता है कि क्या क्या चीज़ें आपको बच्चे को, किन किन चीज़ों को बच्चे को एक्सपीरियंस दिलाना है, तो ये भी सही है हमारा। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, कि एक पूरा एक स्ट्रक्चरल वे में करिकुलम तैयार किया जाता है कि फर्स्ट क्लास का क्या करिकुलम होगा, सेकेंड का क्या होगा, 10th का क्या होगा। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चरल वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में इसको किया जाता है, लेकिन टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट से ये रिलेटेड नहीं होता। अब आ जाता है कि डिफ़िकल्टी विद लर्निंग मैथ, कि मैथ से आपको लर्निंग में डिफ़िकल्टी है, तो क्या होगा ये होगा हमारा डिस्कैलकुलिया। तो इसके अंदर जो भी हमारी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो हमारी डिस्कैलकुलिया होती है। अब डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया होता है जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते, कि जो हमारी जो माइंड की मूवमेंट है, हमारी हैंड की मूवमेंट से, इन सब में बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, तो वो डिस्प्रैक्सिया होता है। और डिस्ग्राफिया क्या होता है? ग्राफिया मतलब कि वो हैंड राइटिंग से रिलेटेड होता है, कि आपकी बहुत ज़्यादा पुअर हैंड राइटिंग है, लिखने में गलतियाँ आप करते हो। और डिसलेक्सिया क्या होती है? हमारी लर्निंग से रिलेटेड है, कि आप लर्निंग नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे वर्ड्स में कन्फ्यूज़न है, उनके लर्निंग में कन्फ्यूज़न है, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या कहते हैं कि किस चीज़ का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, मीनिंग क्या है, तो वो डिसलेक्सिया। तो जो हमारे मैथ से रिलेटेड होगा वो हमारा होगा डिसकैलकुलिया, की कैलकुलेशन में रिलेटेड है।
अब प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन जेंडर, कि एक जेंडर को दूसरे जेंडर्स के उस पर आप क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, जेंडर बाइसनेस तो कर रहे हो, चाहे आप लड़के को प्रेफर करो चाहे आप लड़की को प्रेफर करो, ठीक है, या आप कोई भी न्यूट्रल जेंडर है उसको प्रेफरेंस दे रहे हो। तो इसका मतलब ये जहाँ पे आप प्रेफरेंस की बात कर देते हो तो बाइसनेस तो आई जाती है, कोई डिफरेंस स्टीरियोटाइप डिफरेंस की बात तो है ही नहीं, यहाँ पे बाइसनेस की बात है, आप भेदभाव कर रहे हो। डाइवर्सिटी भी नहीं है, स्टीरियोटाइप भी नहीं है, ये ना डिफरेंस है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो एक रूढ़िवादी चीज़ें जो चली आती है ना परंपरागत चीज़ों से, वो स्टीरियोटाइप में आते हैं। अब लर्निंग थ्रू कोरेस्पोंडेंस, कि आप कोरेस्पोंडेंस से पढ़ रहे हो तो वो क्या होती है, हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब जो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्या होती है, क्योंकि हम सबको पता है एजुकेशन जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इंसान मरते दम तक सीखता रहता है, वोम्ब से लेकर माता के गर्भ से लेकर और अपनी डेथ तक कुछ ना कुछ वो सीखता है। तो लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब आ जाता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन होता है जो प्लान्ड वे में रेगुलर आप स्टडी कर रहे हो, पूरा करिकुलम पर पूरा टाइम टेबल हर चीज़ आपकी डिसाइडेड है, जैसे आपकी स्कूल की एजुकेशन है, ठीक है, इवन कोचिंग क्लासेस जो होती हैं अगर उसका भी पूरा टाइम सेट है, जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं तो वो फॉर्मल एजुकेशन में आएगा। अब इनफॉर्मल एजुकेशन होता है जिसके अंदर हम बिना किसी उसके सीख जाते हैं, ठीक है, आप गए और आपने अपने घर में किसी से कुछ सीख लिया, आपने रास्ते में किसी से कुछ सीख गए, कहीं पे भी जो सीख लेते हो किसी भी इंसान से, किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हो और आपको कुछ लर्निंग हुई, वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। और जो लास्ट आ जाता है वो हमारी होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है कि एक ऐसी एजुकेशन जो हमें वाइडर चॉइसेस प्रोवाइड करा रही है, कि जो बच्चे क्या कहते हैं रेगुलर स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कर सकते हैं, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सब क्या करते हैं, SOL में एडमिशन ले लिया, इग्नू में एडमिशन ले लिया, साइड बाय साइड हम अपना जॉब कर रहे हैं, तो ये सारी क्या आ जाती है, हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि जो कोरेस्पोंडेंस से पढ़ाई करना वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। अब आ जाता है हमारा IDEA। IDEA की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट। ये IDEA एक्ट है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा सिस्टेमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रैक्टिकल टास्क, कि सिस्टेमेटिक एप्लीकेशन है, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज कि आप सिस्टेमेटिक तरीके से और एक साइंटिफिक नॉलेज क्या कहते हैं आप ले रहे हो, प्रैक्टिकल टास्क कर रहे हो किसी भी चीज़ का, तो वो क्या कहा जाएगा, फिलोसफी तो होगी नहीं। फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी आपको यही बताती है कि आत्मा क्या है, कि आपको आपकी सोल के बारे में बताना, क्या कहते हैं अलग अलग जीवन की जो आइडियलिज्म है, ठीक है, ज्ञान के बारे में जो बताती है वो फिलोसफी होती है। कि आइडियलिज्म है, हमारा प्रैग्मेटिज्म है, ह्यूमनिज्म है, ये सारे रियलिज्म ये फिलोसफी में आते हैं। साइंस, अब जो सिस्टमेटिक अप्रोच है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल टास्क आप कर रहे हो तो वो किसकी मदद से करते हो, वो टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हो। अगर आप मान लो अभी आप पढ़ रहे हो पेंडेमिक के टाइम पे, तो वो आप अभी नेट का यूज़ कर रहे हो, तो नेट क्या है, इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, फ़ोन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जो ये क्या है, हमारी एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन जो है साइंटिफिक नॉलेज की, वो हमारी प्रैक्टिकल टास्क में जो हेल्प करती है वो टेक्निक की मदद से ही आप कर पाते हो। यानी आप ये देख लो, एजुकेशन में जो आपकी हेल्प कर रही है ना, वो टेक्निक हेल्प कर रही है, टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से आप स्मूथली एजुकेशन कर पा रहे हो। अब है वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल वे ऑफ नोइंग समवन, कि आप किसी को जानने का सबसे पर्सनल तरीका कौन सा है, वो है आपका कुड बी थ्रू इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है इंट्यूशन में होता है कि आप खुद आपको अगर वो चीज़ पसंद आ रही है, या हम कह सकते हैं अंतर्ज्ञान से प्राप्त, कि आपके जो फीलिंग है, आपके जो सेंसेस है वो कह रही है कि ये चीज़ सही है, ठीक है। तो जैसे कि इंट्यूशन में आपका ये आ जाता है, जैसे कि मान लो आपको देखते ही कोई, आप किसी को लाइक करने लगते हो, जैसे वो क्या कहते हैं, जो देखते ही किसी के बारे में एक इमेज क्रिएट कर लेना, तो आपको क्या है, जैसे इंट्यूशन में है
जैसे जो हम लव एट फर्स्ट साइट का जो एग्जांपल ले सकते हैं, तो आपने क्या किया, आपके अंतर्ज्ञान ने आपको बोला कि ये पर्सन अच्छा लगा आपको, तो ये आपने पर्सनल वो है, आप फीलिंग है, आपने किसी को बताया नहीं, तो ये क्या आपका इंट्यूशन होता है। अब यहाँ पे सम अथॉरिटी भी नहीं है, पर्सनल वे, रीडिंग और लेक्चर ये भी नहीं है, तो ये क्या होता है हमारा इंट्यूशन। ठीक है, अथॉरिटी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जो पर्सनल हो गया तो अथॉरिटी क्या कर लेगी इसमें, और रीडिंग से भी कुछ वो नहीं है, तो वो क्या होगा हमारा जो मोस्ट पर्सनल वे, क्योंकि रीडिंग में है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए किसी कोई फोर्स भी कर सकता है, लेकिन इंट्यूशन में होता है कि आपने सामने आपके कोई आया, कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, और फिर जब आप जो फील करते हो वो होता है इसमें। अब है द यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये किसका है कि यूनिवर्सल एक्सेस हो और इम्पोर्टेंट कहते हैं एनरोलमेंट हो सभी लोगों का, वो है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का है। लेकिन अब आपको जैसा पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है, ठीक है, तो ये अब इसमें आ जाएगा इसका, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि यूनिवर्सल एक्सेस हो और बच्चे एनरोल करें पढ़ने के लिए, तो वो हमारा है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। अब एनआरईपी भी नहीं है और एनसीईआरटी भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी तो पूरा फ्रेमवर्क बनाती है ना 12th तक की पढ़ाई का, कि क्या करिकुलम होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें उसकी स्टडीज़ का ये देखती है। तो अब जो ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फर्दर 20 क्वेश्चंस के साथ।